हेलो, गुड मॉर्निंग एट क्लास। हम जो है हमने ध्वनि वाला पार्ट शुरू कर दिया था। इसका एक पॉइंट हम पढ़ चुके थे। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है ना। हमने ये जाना था कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। और वाद्य यंत्रों, कौन से वाद्य यंत्र का कौन सा भाग कंपायमान होता है, इसके बारे में हमने जाना था, है ना। अब आज हमारा नया पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि मनुष्य यानी मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि है। मनुष्य जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वो मनुष्य में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। सीधा सा अर्थ है कि हम बोलते कैसे हैं भाई। जब हम बोलते हैं ना, तो क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी की वजह से तो हम बोल पाते हैं। तो वो क्या सिस्टम होता है हमारे मानव शरीर के अंदर में, ऐसा कौन सा अंग होता है जहाँ से ये सारा काम होता है। तो इसकी बात करेंगे ना जब हम। तो मनुष्य के अंदर क्या होता है कि वाक यंत्र होता है। वाक यंत्र होता है हमारे ये गले में, है ना। श्वास नली जो होती है ना, इसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ये यहाँ पर जब आप हाथ लगा के देखोगे इस जगह पे, तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, कुछ इस तरीके की संरचना ये रहती है। इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। इस तरीके की संरचना रहती है ना। ये दो, जिनको आपने जनरली बोला होगा, देखा होगा कि सर्दियों के समय में कई बच्चों के साथ में या कई लोगों के साथ में टॉन्सल्स की समस्या हो जाती है ना। गले में दर्द होना, जैसे जब बोलते हैं या कुछ खाना निगलते वगैरह निगलते हैं, कुछ भी निगलते हैं ना, तो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ये टॉन्सल्स होती है दोनों साइड में। इनमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसकी वजह से ये इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, है ना। इसकी वजह से ऐसा होता है। और ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है ना हमारे यहाँ से, तो होता क्या है बच्चों, ध्वनि उत्पन्न होते समय, हाँ, ये इस वाक तंतु बोलते हैं हम इसको, इनमें कंपन होता है। अब कंपन कैसे होता है कि इसके नीचे का जो हमारा पोर्शंस होता है ना, ये यहाँ का एरिया, है ना, या क्षेत्रफल ज़्यादा होता है बजाय इसकी। यहाँ पर एक संकीर्ण मार्ग होता है, संकीर्ण बोलेंगे नैरो पाथ एक तरह से ना, बहुत पतला सा रास्ता होता है। तो जब जहाँ पर क्षेत्रफल कम होता है ना, वहाँ हमेशा दाब अधिक हो जाता है। दाब वाले पार्ट में आपने देखा होगा, है ना। दाब का सूत्र ही क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। यानी कि यदि किसी स्थान के क्षेत्रफल को हम बढ़ा दें तो वहाँ का दाब कम हो जाता है, और किसी स्थान के क्षेत्रफल को हम कम कर दें तो वहाँ का दाब बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमारे पीछे वाले हिस्से में जो होता है ना, ऐसे श्वास नली जो फेफड़ों से जाके मिल रही है, तो फेफड़ों का आयतन क्षेत्रफल ज़्यादा है, फिर श्वास नली का भी ज़्यादा है। वो आकर के इस श्वास नली पर, यहाँ पर ये जो वाक तंतु होते हैं ना, यहाँ पे आके इनका पाथ जो होता है ना, इनका रास्ता जो होता है वो संकीर्ण हो जाता है। इस संकीर्ण रास्ते की वजह से इसमें ये सारी समस्याएं होती, समस्याएं क्या है बोलेंगे, एक तरह से बोलेंगे कि जब हम अधिक दाब के साथ में वायु बाहर निकलती है ना, तो इनमें कंपन होता है, और इन कंपन की वजह से ही आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा होगा, गला तो सब में होता है ना। बोलते ना कि जनरली हम क्या बोलते हैं कि हम जैसे ध्वनि कहाँ से निकलती है या बोलते कहाँ से, तो गले से। तो जो गूंगा होता है कि ऐसा थोड़ी उसके अंदर जबान नहीं होती है, गला नहीं होता, है ना। गूंगे व्यक्ति के अंदर गला भी होता है, जबान भी होती है ना, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाता। इसका कारण क्या होता है कि उसके गले में प्रॉब्लम है। गले के अंदर ये जो जहाँ पर ये वाक तंतु वगैरह जो है ना, यहाँ पर कंपन नहीं हो पा रहा है। जो पतली सी झिर्री है उसके अंदर कंपन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रही है कि जो वो बोल रहा है उसकी ध्वनि निकल नहीं पा रही है ना, ध्वनि आ नहीं पा रही है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो देखो, मनुष्यों यानी मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए, तो आप बोल रहे की तरह गुंजन कीजिए। चित्रानुसार 13.7 अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? मानवों में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ, जिसको लिरिंक्स बोलते हैं, द्वारा उत्पन्न होती है। तो मनुष्य में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? वाक यंत्र या कंठ द्वारा। कंठ बोलते हैं ना अपन जनरल भाषा में। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर भाग को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। कुछ भी आप निगलने की कोशिश करोगे ना, तो वो ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, हलचल होगी उसके अंदर में। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है ना। ये वाक यंत्र, इसको क्या बोलते हैं हम? वाक यंत्र कहते हैं। और ये होता कहाँ पे? श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। कहाँ होता है? श्वास नली के ऊपरी सिरे। इस चित्र में देखो, ये वाला भाग है ना, ये श्वास नली है, सांस लेने वाली नली है, इसके अंदर ऊपर की ओर ये यहाँ पर स्थित होता है। ये वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। क्या बनी होती है? वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं, यानी तने हुए होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री होती है। ये इस तरीके से ये दो तंतु तने हुए रहते हैं हमेशा, है ना। ये पतली सी झिर्री बनी हुई है चित्रानुसार। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक, है ना, जब फेफड़ों से हम सांस बाहर छोड़ते हैं ना, तो जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक
झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाग तंतु कंपित होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बल, जब बल बढ़ जाएगा तो दाब भी बढ़ जाएगा वहाँ पे, क्योंकि क्षेत्रफल कम है वहाँ का। तो दाब बढ़ने की वजह से क्या होगा, कंपन होगा उनके अंदर में, कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि, इस कंपनों की वजह से। और हमने क्या देखा है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, शुरुआत में हमने क्या देखा था कि कंपनों के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। वाग तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। इन वाग तंतुओं से जो मांसपेशियां जुड़ी है, ये क्या करती हैं, इन तंतुओं को ढीला भी करती है और तना भी देती है। जब वाग तंतु तने हुए और पतले होते हैं, है ना, देखो वाग तंतु तने हुए और पतले होते हैं, तब वाग ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाग ध्वनि से भिन्न होती है जब वाग तंतु ढीले और मोटे होते हैं, है ना। वाग तंतु पतले और तने हुए हों तब ध्वनि की गुणता या प्रकार अलग होता है, और वाग तंतु ढीले और मोटे हों तब अलग होता है। इसके लिए क्रियाकलाप दे रखा है, देखो, समान साइज की रबड़ की दो पट्टियां लो, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तान दो। अब इनके बीच के अंतराल यानी दरार में फूंक मारो। रबड़ की पट्टियां लिए, ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मोटे हो गए ना। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर एक कागज़ के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज़ को अपनी उंगलियों के बीच चित्र की भांति पकड़िए। अब झिर्री को बीच से हवा फूंकिए और ध्वनि को सुनिए। हमारे वाग तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे अब बच्चों इसमें क्या देखोगे आप, जब आप कागज़ की ऐसी झिर्री बनाओगे ना, इस तरीके की झिर्री बना के और इसमें से फूंक मारोगे तेजी के साथ में, तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी, तो ये किसका उदाहरण हो गया, तने हुए और पतले वाग तंतुओं का। तो यहाँ से जो ध्वनि निकलेगी ना, उसकी प्रबलता अधिक होगी, आयाम कम होगा, प्रबलता अधिक होगी। यानी तारत्व के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, वो अधिक होगा। इसकी वजह से तीखी और तेज़ ध्वनि सुनाई देगी। बजाय रबड़ की पट्टियों में जब बच्चों फूंक मारोगे ना, तो वहाँ पे आयाम अधिक होगा, यानी भारी आवाज़ निकलेगी, है ना, फड़फड़ाहट जैसी आवाज़ निकलेगी, भारी भारी आवाज़ निकलेगी, क्योंकि वहाँ पर आयाम अधिक हो जाएगा, प्रबलता उसकी कम हो जाएगी। तो देखो, पुरुषों के वाग तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, 20 मिलीमीटर होती है पुरुषों की, और महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के वाग तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाग ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। अब देखो, ये प्रश्न मैंने आज के प्रश्नों में सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन ये प्रश्न तुम खुद बनाओगे और इसका आंसर करोगे, है ना। प्रश्न क्या बनाओगे, मानवों में सभी की ध्वनियाँ अलग अलग क्यों होती है, या पुरुषों, महिलाओं में बच्चों की वाग ध्वनियाँ भिन्न भिन्न क्यों होती है। तो पुरुषों के वाग तंतु की लंबाई 20 mm होती है, महिलाओं की लंबाई 15 mm होती है, और बच्चों के वाग तंतु बहुत छोटे होते हैं, है ना। यही कारण होता है कि पुरुषों और इन तीनों में मतलब वाग तंतुओं की लंबाई में फ़र्क होता है। इसकी वजह से जब इनकी लंबाई अलग अलग होगी, तो इन पर से जो बल, फेफड़ों द्वारा बलपूर्वक वायु बाहर निकाली जाएगी, संकीर्ण झिल्ली जो बनेगी वो अलग अलग तरीके की होगी, है ना। इस वजह से फिर ध्वनि भी अलग अलग उत्पन्न होगी। ओके, अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, एक ये तुम खुद बनाओगे, एक तो मैंने क्वेश्चन लिया है आज के। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है, शरीर का कोई लिख लेना यहाँ पे, शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग कंपित होता है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में स्थित वाग तंतु कंपित होते हैं। क्या कंपित होते हैं, वाग तंतु। इन वाग तंतुओं में कंपन के कारण ही हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर अगला प्रश्न है, बड़ा कर देता हूँ इसको, कि मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। अपने शब्दों में व्याख्या करनी। तो देखो, वाक यंत्र के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वाक तंतु तने हुए एवं पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले या मोटे होते हैं। और ये चित्र बनाना है। इस पार्ट्स में ध्यान रखना बच्चों, ये ऐसे चित्र जरूर आएंगे एग्जाम में, चाहे मानव कान का चित्र आ जाए, या आगे मानव आँख के बारे में पढ़ोगे वो आ जाए, या वाक यंत्र का आ जाए, है ना। तो ये वाक यंत्र के दोनों चित्र बनाने हैं। ओके, ये काम करना है। थैंक यू।